Hello and welcome to GoIS or the Nerd Junction, a channel where knowledge meets fun. In the last video, we were done with paper 1, unit 3, part A, quantitative methods. In this video, we are going to continue this part A and we are going to start with qualitative methods. We have to start with qualitative research. But before we do so, I'm going to do it with you. We're going to quickly recap quantitative research. You must have observed कि जो quantitative research था उसका वीडियो जो था लास्ट वीडियो इट वॉज 40 minutes. इट वॉज ए लॉन्ग वीडियो राइट. सो अब ऐसा लगता है कि इतना बड़ा बड़ा वीडियो देखेंगे तो रिवाइज कैसे करेंगे. तो अब उसको रिकैप करने के दो कारण हैं जिस वजह से मैं रिकैप कर रही हूँ उसको. एक तो ये बताना कि रिवाइज करना कितना आसान होता है वंस यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू लॉन्ग एट ऑल. रिविजन इज़ वेरी ईजी. सेकेंड थिंग इज वंस यू हैव रिवाइज्ड इट क्वालिटेटिव रिसर्च बिकम्स अ पीस ऑफ केक. क्योंकि सब कुछ जिससे इंटरकनेक्टेड है उसका उल्टा जो भी होगा वो क्वालिटेटिव रिसर्च है. तो इस वजह से हम पहले रिवाइज करेंगे एक बार जल्दी से क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो लेट अस बिगिन. अब देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करी थी. फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या था? न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड उसका एनालिसिस कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यही था क्वांटिटेटिव रिसर्च. देन वी वर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, हम बताते हैं ट्रू होगी या नहीं होगी. हमने हाइपोथेसिस पहले से डिज़ाइन कर लिया था, इसी को हम डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं. देन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मतलब क्या? वही बताया था, बिफोर एंड आफ्टर, दैट्स एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैट्स यूज़ करते हैं हम टू एनालाइज द डेटा. देन वी ट्राई टू इस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप जो कि होती हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स. वाइड स्कोप होता है बिकॉज वी कैन अप्लाई दिस टू अ लार्ज स्केल फिनोमिना ऑल्सो. एंड ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक होती है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस तो ऑब्जेक्टिविटी एंड रेप्लिकेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है ये जनरलाइज कर सकते हैं हम इस डेटा को एट अ लार्जर स्केल. देन वी कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स यूजिंग द नंबर्स. एंड देन establishing causality, of course this is the same point as causal relationships. Statistical analysis, same point. Policy implications कि policy effective है या नहीं ये हम analyze कर सकते हैं. We can identify any social trends and changes using the data that we have analyzed. And then you can obviously conduct large scale survey क्योंकि wide scope होता है. And then we can measure social indicators. ठीक है. Let's move on to the next page. We have stages. अब इसके अंदर 3 stages थी. पहला था कि तुम प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करोगे. प्रॉब्लम फॉर्मुलेट मतलब तुम एक रिसर्च क्वेश्चन पोज करोगे. रिसर्च क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव और प्रैक्टिकल होगा और उसके बाद क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा. दैट इज यू विल ऑलरेडी सी कि क्या क्या थियोरीज इन एग्जिस्टेंस है और तुम उसको क्रिटिकली रिव्यू करोगे और उसके बाद अपनी रिसर्च डिडक्टिव रिसर्च स्टार्ट करोगे. दैट इज कि तुमने हाइपोथेसिस पहले लिख दिया एंड देन यू विल कलेक्ट डेटा एंड उससे तुम या तो प्रूव करोगे या डिसप्रूव करोगे हाइपोथेसिस को. Then there will be conceptualization and quantitative inquiry. इसका मतलब क्या होता है? Concepts क्या होते हैं quantitative inquiry में? They are variables. So what you try to do is you try to seek relationships between variables. Then when we talking अभी types of variables and then mutual relationships और ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ और ये आगे भी आएगा. That is why I am not covering here. और वैसे भी quick revision है. So we need not get into everything. Then measurement errors. मेजरमेंट एरर्स देखेंगे तो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं एंड देन रैंडम एरर्स होते हैं. सिस्टमैटिक एरर्स वो होते हैं जो कि बार बार होते रहेंगे, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. रैंडम एरर्स वो होते हैं जो कि एब्रप्ट चेंजेस या फिर स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस की वजह से आ जाते हैं और हम उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड वी कैन मिनिमाइज देम बाय एवरेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स. इनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं कि हम वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी चेक्स करें, पायलट टेस्टिंग करें, एक स्मॉल स्केल पे प्रोजेक्ट लॉन्च करें, देन एट अ लार्जर स्केल इफ इट वर्क्स आउट एंड देन वी स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर्स. नेक्स्ट वी डिड अप्रोचेस टू क्वांटिटेटिव रिसर्च. 2 तरीके की अप्रोचेस थी, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल. जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो क्या था कि हमने कोई भी वेरिएबल्स को मॉडरेट नहीं करा था या मैनिपुलेट नहीं करा था, ऑल्टर नहीं करा था किसी भी तरीके से. लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स को हम कंट्रोल भी करते हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एक्सपेरिमेंटल वी डिड 3 पार्ट्स: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, क्वांटिटेटिव कोरिलेशनल रिसर्च एंड कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो इट वाज डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंडीशंस एज दे नेचुरली अकर. इसके अंदर हमने 4 चीज़ों की बात करी थी: ऑब्जर्वेशनल, केस स्टडी, आर्काइवल एंड सर्वे. ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के अंदर क्या होता है? वी आर ऑब्जर्विंग विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल्स. नेचुरलिस्टिक पढ़ा था जो कि नॉन पार्टिसिपेंट था. इसके अंदर वी आर नॉट रियली पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में we are participating in the activities of the research group also and
we are at the same time studying. And then controlled observation and structured observation. ये दोनों मैंने बोला था कि obviously it can be used in, actually all four of them can be used in experimental methods also. Control observation क्या था? We are maintaining the control over the research environment. ठीक है? And then structured observation क्या था? That we are following a predetermined structure. डेटा कलेक्ट करने के लिए एक सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं. फिर केस स्टडी अप्रोच पढ़ा था कि हम केस बाय केस बेसिस पे पढ़ेंगे. देन आर्काइवल एनालिसिस था कि हम प्राइमरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करेंगे. फिर सर्वे रिसर्च था कि वी आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा सिस्टमैटिकली. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट क्वांटिटेटिव कोरिलेशनल रिसर्च. अब इसके लिए याद नहीं आ रहा है तो रिमेंबर, हमने पढ़ा था सनग्लासेस एंड आइसक्रीम. तो इसके अंदर क्या था? सनग्लासेस एंड आइसक्रीम का क्या एक कोरिलेशन तो था पर कोई कॉजालिटी नहीं थी. तो याद रखना, क्वांटिटेटिव कोरिलेशनल रिसर्च में देयर इज नो कॉजालिटी बट देयर इज अ कोरिलेशन. वो हमने स्टडी से पता लगाया कि हाँ कोई कोरिलेशन है, पर ये इसका इफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा होता नहीं है इसमें. एंड देन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च था. कंपैरेटिव है मतलब दो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स थे जैसे कि रिच एंड पुअर, और हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि टैक्स राइज का इम्पैक्ट देख रहे थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे. देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मैनिपुलेशन होगा, कंट्रोल, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट की सेटिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं. और इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप कौन सा था? जिसको समोसा नहीं मिला था, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको समोसा मिला था. और हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर करा था. एंड देन रैंडमाइजेशन. ऑब्वियसली बात है कि कौन सा इंसान कंट्रोल ग्रुप में जाएगा और कौन सा जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ये डिटरमाइन नहीं होता इस केस में, एंड इट इज़ बाय चांस, सो दैट बायस कैन बी एलिमिनेटेड. देन ऑफ कोर्स मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का तो होगा ही कैरेक्टरिस्टिक. एंड देन रेप्लिकेबिलिटी. देन वी टॉक्ड अबाउट टाइप्स. ये एग्जाम्पल्स है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के. पहला था RCTs. RCTs इज द सेम एज रैंडमाइजेशन. देन देयर इज फील्ड एक्सपेरिमेंट्स. दे टेक प्लेस इन नेचुरल सेटिंग्स, और इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स अवेयर नहीं होते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है. एंड देन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. इसके अंदर वी आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स. ठीक है, सो वी आर डन विद अप्रोचेस. नाउ लेट्स डील विद द लिमिटेशंस. अब लिमिटेशंस की बात करें तो पहला लिमिटेशन है रिडक्शनिज्म. रिडक्शनिज्म का क्या मतलब होता है कि वी आर ओवर सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना बाय जस्ट रिड्यूसिंग इट टू नंबर्स. देन ऑफ कोर्स जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इट लैक्ड द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को कैप्चर नहीं कर पा रही थी. एथिकल कंसिडरेशन थे, डेटा प्राइवेसी के, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के, अनोनिमिटी के. फिर ओवर रिलायंस था स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पे, जबकि हम कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर रहे थे. देन देयर वॉज अ डिफिकल्टी इन मेजरिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जो बहुत बेसिक वेरिएबल्स हैं उन्हीं को अकाउंट फॉर कर सकते हैं. वी कैन नॉट अकाउंट फॉर एवरी वेरिएबल. एंड देन ऑब्जर्वर इफेक्ट इन रिएक्टिविटी. ऑब्जर्वर इफेक्ट इन रिएक्टिविटी, क्योंकि ऑब्जर्वर भी अपने आंसर्स चेंज कर देता है अंडर मे बी सोशल प्रेशर और फॉर सम अदर रीजन. तो दैट इज ऑब्जर्वर इफेक्ट एंड रिएक्टिविटी, एंड मे रिएक्ट टू सम क्वेश्चन डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स. हम अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स को तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स कंटेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी को तो बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं. एंड देन इट इज़ इनएडिक्वेट फॉर एक्सप्लोरिंग सोशल चेंज. स्ट्रैटेजीज क्या थी इसको एड्रेस करने के लिए, लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए? पहला था ट्राइंगुलेशन. ट्राइंगुलेशन क्या होता है? यू आर कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव डेटा विद क्वालिटेटिव डेटा जिससे कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर मिले. मिक्स मेथड्स रिसर्च, इसके अंदर तुमने दो तरीके के मेथड्स को कंबाइन करा टू get a better comprehensive analysis of a social phenomena. Reflexivity, you are recognizing your own bias and positionality so that you don't fall in the trap of the limitations. Then representative sampling, तुम्हारा जो सैम्पल है वो काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. तुमने डाइवर्स जगह से लेना चाहिए. एक ही तरह की आइडियोलॉजी से ले लोगे तो फिर सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे. Longitudinal studies, that the study should be done over a period of time for the same population. Thinkers and scholars, हमने पढ़ा था कार्ल पॉपर एंड देन किंग्सली डेविस. सो वी आर डन विद दिस एंड वी आर डन विद द रिविजन. वॉजंट इट ईजी? और कितना टाइम लगा इसको करने में? तो एक बार पढ़ लिया है उसके बाद रिवाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट, एंड यू रियली हैव टू रिमेंबर द ऊपर के पॉइंट्स आफ्टर दैट, क्योंकि अंदर की चीज़ें तुम्हें पता है तो तुम लिख लोगे. वॉट टू फेल टू मतलब वॉट टू कीप ऑन फॉरगेटिंग इज कि क्या पॉइंट्स थे, क्या बोल रहा था. सो एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर इट, रिवाइजिंग दिस स्टफ इज़ वेरी इजी. सो राइट आफ्टर द क्लास एक बार एफर्ट लेके पूरा हैंड आउट को रिवाइज कर लो. मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 मिनट लगने चाहिए एक हैंड आउट को रिवाइज करने के लिए. वंस यू आर डन विद दैट, क्लास स्टार्ट होने से पहले भी नेक्स्ट वाली रिवाइज द हैंड आउट वंस एंड यू आर सेट.
इससे ज़्यादा तुमको याद करने की अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूरी नहीं है, उसके बाद मेन से पहले इस हैंड आउट को देख लेना। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? इट विल ऑब्वियसली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। अगर मैं उसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा देख रही थी तो इस और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को देख रही थी, तो क्वालिटेटिव क्या करेगा? क्वालिटी देखेगा ना, इट विल टॉक अबाउट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग्स द इंडिविजुअल्स आर अटैचिंग टू द सोशल वर्ल्ड। ठीक है, ये कुछ कुछ इंटरप्रेटिविज्म जैसे साउंड कर रहा है, राइट? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च, तो इंटरप्रेटिविज्म जैसे साउंड करेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? तो ऑब्वियसली बात है, इट इज गोइंग टू एम्फसाइज द डेप्थ एंड रिचनेस ऑफ डेटा। ठीक है, क्योंकि डेटा ज़्यादा रिच होगा, क्योंकि वो हम एक एक चीज़ को काफ़ी, हम कॉन्टेक्स्ट को भी एनालाइज कर रहे हैं इसके अंदर। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सम फ्यू वेरिएबल्स एंड द नंबर्स एसोसिएटेड विद दैट। देन ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। अब देखो, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड क्या होते हैं? जैसे कि येस और नो में आंसर। लेकिन ओपन एंडेड क्या होते हैं? जिसके अंदर आंसर डिटेल में भी हो सकता है। ठीक है, इट नीड नॉट बी ऑलवेज येस और नो। ठीक है, एंड देन focuses on context and cultural understanding, ये understood है। It relies on researcher interpretation and reflexivity। ऑब्वियसली बात है कि ये रिसर्चर इंटरप्रिटेशन और रिफ्लेक्सिविटी पे रिलाई करेगा ही करेगा, क्योंकि हम इन डेप्थ इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्चर को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका बायस उसके इंटरव्यू के क्वेश्चन या फिर उनके आंसर्स को जब वो ट्रांसक्राइब कर रहा है तो अपने बायस को सीप इन ना करने दे। फिर इंडक्टिव अप्रोच, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि ये इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करता है। सो वी आर डन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, जो इम्पोर्टेंस है इसका वो लिमिटेशन होगी क्वांटिटेटिव मेथड की। ये दोनों उल्टे ही तो हैं एक दूसरे के। सो वट एवर द लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड इज, इट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसका एक्सप्लोरेटरी नेचर है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी नेचर मतलब जनरेटिंग हाइपोथेसिस। अब पहले उसके अंदर देखें तो क्योंकि इंडक्टिव अप्रोच है तो वी गेट टू अ हाइपोथेसिस आफ्टर वी हैव डन अ रिसर्च। जबकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता था? दैट देयर वाज अ हाइपोथेसिस, we used our data and we disproved or approved this hypothesis। तो इसके अंदर we generate a hypothesis after data collection and analysis। Then we are uncovering hidden realities, क्योंकि तुमने देखा था उसके अंदर तो अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स का नेग्लेक्ट हो रहा था, लेकिन इसके अंदर you are uncovering hidden realities because you are getting into the context। And then depth and richness of data, obviously बात है we are going to depth, तो डेटा काफ़ी रिच होगा। You are trying to understand the social processes, क्योंकि तुम यू आर ट्राइंग टू कैप्चर दी डायनेमिक प्रोसेसेस और इंटरेक्शंस जो कि अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो रहे हैं, राइट? तो हम सोशल कॉम्प्लेक्सिटी को अनरिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कैप्चर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंटिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है ट्राइंगुलेशन से या फिर मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन से हम दोनों को अगर मिक्स कर दे तो वी कैन गेट एट बेटर रिजल्ट्स। यही तो हमने देखी थी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स की भी जो लिमिटेशंस थे उनको एड्रेस करने का भी एक तरीका था ट्राइंगुलेशन। सो ऑब्वियसली बात है कि क्वालिटेटिव मेथड्स कैन कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो क्वालिटेटिव मेथड्स है इट कैन completely overpower quantitative research, that's not true। क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव होता है और टाइम इंटेंसिव होता है। तो इफ़ आई डू क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन एवरीथिंग तो मैं सेंसस करा ही नहीं पाऊंगी अगर मैं क्वालिटेटिव आंसर्स ही ढूंढने लग गई तो। सो आई नीड क्वांटिटेटिव रिसर्च, बट आई कैन यूज क्वालिटेटिव रिसर्च टू कॉम्प्लीमेंट माई क्वांटिटेटिव रिसर्च। देन इसका एग्जाम्पल ऑब्वियस है एथनोग्राफिक स्टडीज, केस स्टडीज और नरेटिव एनालिसिस। नरेटिव एनालिसिस क्या हुआ? बेसिकली इट हेल्प्स द रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट एंड मेक सेंस ऑफ देयर आइडेंटिटीज, एक्सपीरियंसेस एंड सोशल इंटरेक्शंस। क्योंकि हर इंसान का नरेटिव अलग हो सकता है ना। नरेटिव क्या होता है? बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफर कर सकता है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंकर्स एंड स्कॉलर्स, बेकर तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसकी लेबलिंग थ्योरी वी हैव डन। अगर तुम्हें नहीं याद है तो गो एंड रीड बैक कि क्या थी लेबलिंग थ्योरी, मुझे क्यों याद नहीं आ रही है। यू शुड एटलीस्ट क्लिक करना चाहिए। मैंने बोला बेकर लेबलिंग थ्योरी, यू शुड नो व्हाट इट इज अबाउट। एम एन श्रीनिवास वी हैव ऑलरेडी रेड कि हाँ ठीक है, ये भी दोनों चीज़ों का इंटीग्रेशन कर रहा होगा। टू एग्जाम्पल वी कैन लर्न इज, हालांकि आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस ऑल्सो, बट लेट्स लर्न इट अगैन। गीट्स ही टॉक्ड अबाउट थिक डिस्क्रिप्शन। अब थिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इंटरप्रेटिव अप्रोच तो समझ में आ रहा है, लेकिन ही टॉक्ड अबाउट थिक डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। थिक डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? जो लिखा है बिल्कुल वही हुआ। थिक इज रिच एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। हमने काफ़ी रिच और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करा किसी भी सोशल फिनोमिना का, ठीक है।
सो ही टॉक्ड अबाउट दिस. एंड देन इंडियन थिंकर में एक और नाम है जो तुम ऐड कर सकते हो. श्रीनिवास याद है, बेकर याद है, गीट्स याद हो गया, आनंद कुमार याद कर लो. ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ qualitative research in understanding the lived experiences of marginalized communities and social inequalities. वही चीज़ ये अंदर का तुम अब लिखना इतना मुश्किल है कि अगर तुम्हें आनंद कुमार आ गया, यू कैन राइट द अंदर का पॉइंट अपने आप से इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स, दैट इज इट. और इनका अगर कोई थ्योरी का कुछ नाम है तो जैसे कि हार्वर्ड बेकर की लेबलिंग थ्योरी, राइट. क्लिफोर्ड गीट्स के लिए यू कैन रिमेंबर थिक डिस्क्रिप्शन. इस तरीके की चीज़ें याद रखो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. We're talking about stages now. Stages of qualitative research. हमने quantitative research में भी stages करी थी, अब हम qualitative में भी करते हैं. वैसे इस तरीके का stage process, detailed stage process तुम उसके लिए quantitative research के लिए भी खुद से construct कर सकते हो. First is you define the research problem. इसके अंदर तुम जैसे कि research problem बना दी तुमने कि young adults work life balance को कैसे perceive करते हैं post कोरोना में, मतलब आफ्टर कोरोना हाउ आर दे परसीविंग वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, तो ये एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है. अब लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू क्या होगा, जैसे कि मैं पुराने मतलब ऑलरेडी जो भी रिटन पेपर्स हैं इस चीज़ पे, कोई भी लिटरेचर है, कोई प्रायर स्टडीज़ हैं, कोई थ्योरीज हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, इस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड आई विल रीड अप ऑन दैट. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर इसके अंदर लें, इस एग्जाम्पल में तो आई माइट रिव्यू अकेडमिक पेपर्स और जितनी भी पुराने थ्योरीज हैं एग्जिस्ट कर रही हैं ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑन वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, और मैं एनालाइज करके उसका लिटरेचर रिव्यू कर दूंगी. ठीक है, देन आई चूज माई रिसर्च डिज़ाइन. अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन इज बेसिकली जैसे कि केस स्टडी, एथनोग्राफी, फील्ड एक्सपेरिमेंट. मैं कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ टू अप्रोच माई डेटा कलेक्शन में, मैं किस तरीके से अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना चाहती हूँ, क्या मेरा रिसर्च डिज़ाइन है. ठीक है, देन ऑफकोर्स डेटा कलेक्शन तो हो गई. डेटा कलेक्शन के बाद तुम उसे एनालाइज करोगे. देन यू विल बिल्ड अ थ्योरी. थ्योरी बिल्ड करने का मतलब क्या है? सपोज यू आर प्रपोजिंग अ न्यू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन द इंटरप्ले बिटवीन वर्क डिमांड्स. अब क्योंकि मैं वर्क लाइफ बैलेंस का एग्जाम्पल ले रही हूँ तो मैं उसी का बता रही हूँ. तो मैंने एक नया फ्रेमवर्क बना लिया जो कि एक्सप्लेन कर पा रहा है द रिलेशन बिटवीन द वर्क डिमांड्स जो हो रही है यंग अडल्ट में से आफ्टर द कोरोना क्राइसिस, कॉर्पोरेट लाइफ में, चलो स्पेसिफिकली ये भी ले लिया, एंड द फेमिलियल एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल एस्पिरेशंस, और इन सब के बीच में इंटरकनेक्शन. तो मैंने एक थ्योरी बिल्ड कर ली. नहीं तो दिस इज हेल्पिंग मी बिल्ड, राइट. इंडक्टिव अप्रोच है ना, मैं थ्योरी बिल्ड कर रही हूँ. मैंने ऑलरेडी एक हाइपोथेसिस माना नहीं था. आई एम नॉट अप्रूविंग और रिजेक्टिंग इट, आई एम बिल्डिंग अ थ्योरी बाय यूजिंग द डेटा. ठीक है, देन ऑफकोर्स मैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी चेक करूंगी. देन आई विल ड्रॉ माई फाइनल कंक्लूजन्स. और ऑब्वियसली बात है इसका स्टेट जिस जो लास्ट होगा आई विल अकाउंट फॉर एनी एथिकल कंसिडरेशंस. ठीक है, सो वी आर डन विद स्टेजेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अप्रोचेस टू क्वालिटेटिव रिसर्च. इसके अंदर भी वही दो सेम अप्रोचेस हैं, द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एंड द नॉन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. अभी क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो लेट्स जस्ट ब्रीज थ्रू दिस रियली फास्ट. केस स्टडी, एक्सपेरिमेंट. अब देखो, अब तुम बोलोगे ये जो केस स्टडी है ये एक्सपेरिमेंटल कैसे, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए. आई टोल्ड यू कि इनको एकदम फिक्स्ड बॉक्सेस में मत डालो कि अगर केस स्टडी है तो ये एक्सपेरिमेंटल में यूज़ हो सकता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल में यूज़ नहीं हो सकता, या फिर केस स्टडी सिर्फ क्वालिटेटिव में यूज़ हो सकता है, क्वांटिटेटिव में यूज़ नहीं हो सकता. ऑल ऑफ दीज अप्रोचेस कैन बी यूज्ड इन अदर प्लेसेस ऑल्सो. इट जस्ट क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में कि मैं किस तरीके से उस रिसर्च को कंडक्ट कर रही हूँ. ठीक है, अब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर मैंने केस स्टडी क्यों डाला, बिकॉज आई एम डूइंग एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी. और एक क्वालिटेटिव है तो ऐसा ही होगा. और क्योंकि मैं इसको एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर में कर रही हूँ तो वो केस स्टडी में आ गया. हालांकि मैं केस बाय केस ही पढ़ रही हूँ, बट लाइक आई एम डूइंग इट इन अ वेरी स्टैंडर्डाइज फॉर्म. तो द वे आई एम अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम कंप्लीटली चेंजेस कि वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में आएगा फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल में आएगा. बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ बेटर टू मेंशन केस स्टडी फॉर नॉन एक्सपेरिमेंटल इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटल. तो तुम इस तरीके की चीज़ें तुम it will be safer to mention field experiment, quasi experiment, laboratory experiments in experimental approaches. ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये खुद पढ़ लो, इसका कोई सेंस नहीं है इनको पढ़ाने का. quasi experiment का मतलब बता देती हूँ. It resembles an experiment but it lacks randomization. हमने पढ़ा था randomization क्या होता है, तो इसके अंदर randomization नहीं होता है. हमने पढ़ा था experimental approaches का एक पार्ट होता है randomization. So it doesn't have it. That is why it is quasi experiment. पढ़ते हो ना, quasi federal. Not completely quasi federal. So it is a quasi experiment. ठीक है, then non experimental approaches. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? वन इज एथनोग्राफी, यू नो व्हाट इट इज, इंटरव्यूज, इजी, फोकस ग्रुप्स. ये क्या होता है? बेसिकली
यू आर एक ग्रुप है, एक गैदरिंग हो रखी है ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यू आर डिस्कसिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स विद देम. ठीक है, एक ग्रुप बनाया विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. सपोज करो ये ग्रुप है ऑफ से क्लास 9th B, मतलब कुछ भी ले लो, एक ग्रुप है, मेरे क्लास है, एक क्लास है ऑफ स्कूल. ठीक है, एंड देन आई एम आस्किंग देम, मैं फोकस ग्रुप डिस्कशन किया, जैसे कि मैंने सेम टॉपिक पढ़ा था सबने सोशियोलॉजी का, और मैंने उनसे सबसे सेम क्वेश्चन पूछा एंड व्हाट दिस क्लास इज आंसरिंग वर्सेस क्लास 9A क्या आंसर कर रही है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक टीचर होगी तो ये एक स्पेसिफिक ग्रुप हो गया और ये एक फोकस ग्रुप हो गया. सेम थिंग हैज बीन आस्क्ड टू बोथ ऑफ देम. ठीक है, देन कंटेंट एनालिसिस, दिस नेम इज वेरी क्लियर, इसके अंदर कुछ बताने वाला नहीं है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हमने पहले कर लिया था, दैट इज वाई आई सेड उसको रिकैप करने का फायदा होगा इसमें, वी कैन ब्रीज थ्रू इट रियली फास्ट. ठीक है, नाउ लिमिटेशंस क्या है. अब देखो इसकी लिमिटेशंस जो भी होंगी वो क्वांटिटेटिव मेथड्स की क्या होगी, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस. यू गॉट इट, अब समझ में आ रहा है ना, ये सब इंटरकनेक्टेड है. अब देखो हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव मेथड्स को हम जनरलाइज कर सकते हैं. इसका प्रॉब्लम ही है कि हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि स्मॉल सैम्पल साइज है, बड़ा सैम्पल साइज तो ले ही नहीं सकते. इतने सारे लोगों से क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे कराओगे, हर एक से जाकर तो डिटेल इंटरव्यू नहीं ले सकते ना. फिर कंटेक्चुअल स्पेसिफिसिटी है इसके अंदर, लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑब्वियसली होगी, स्टैट्स कहाँ से आ जाएंगे. एंड देन स्ट्रैटेजी टू एड्रेस क्या है, थियोरेटिकल सैम्पलिंग एंड कंपेरेटिव एनालिसिस एंड थियोरेटिकल सैचुरेशन. चलो इन दोनों चीज़ों का मैं मतलब बता देती हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें, ये दो नए वर्ड्स हैं, आई अंडरस्टैंड, यू माइट गेट कन्फ्यूज. थियोरेटिकल सैम्पलिंग क्या होती है, बेसिकली यू आर सेलेक्टिंग द केसेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द फिनोमिना अंडर स्टडी. अब मैं एक ही तरीके की, मैं अलग अलग थियोरेटिकल सैम्पलिंग ये होगी कि सपोज करो ये पूरा पॉपुलेशन है, इसके अंदर से ये लोग जो हैं ये ए आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये बी आइडियोलॉजी में और ये सी आइडियोलॉजी में. आई पिक द सैम्पल जो कि यहाँ से था. अब यहाँ से आएगा तो ऑब्वियसली बात है बायस से रिजल्ट आएगा. इंस्टेड माई सैम्पल शुड बी टेकन समथिंग लाइक दिस. अगर मैं यहाँ से लेती तो थोड़े ए के आते, थोड़े बी के आते, थोड़े सी के आते. तो ये होती है थियोरेटिकल सैम्पलिंग. ठीक है, देन कंपेरेटिव एनालिसिस एंड थियोरेटिकल सैचुरेशन. कंपेरेटिव एनालिसिस और थियोरेटिकल सैचुरेशन से क्या होता है, इट कैन इन्हांस द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स. कंपेरेटिव एनालिसिस तो मतलब समझते ही हो. ठीक है, थियोरेटिकल सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है कि सपोज करो ये तुम्हारा एक ग्लास है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर नमक डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ. बोलते हैं ना आफ्टर सम पॉइंट इट रीचेस सैचुरेशन पॉइंट, कि उसके बियॉन्ड नमक मिक्स ही नहीं होगा. ठीक है, और तुम कुछ कितना ही नमक डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, तो यही चीज़ होती है थियोरेटिकल सैचुरेशन, कि मैंने कितना ही अब फर्दर डेटा कलेक्ट कर लूँ उससे मेरी थ्योरी पे कोई चेंज नहीं आएगा. अपन ज़्यादा डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, जिससे ज़्यादा डेटा इसलिए कलेक्ट करते हैं जिससे हमें लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी का बायस हटा पाएँ. ठीक है, तो हम खूब सारा डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर हम ये हटा पाएंगे. तो दिस कैन बी अ वे टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम. ठीक है, देन सब्जेक्टिविटी एंड बायस की बात करते हैं. अब ये बायसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी. वन इज रिसर्चर बायस, पार्टिसिपेंट बायस, और इसका स्ट्रैटेजी क्या है ये भी पता है. अभी मेंबर चेकिंग क्या है ये अभी नीचे आएगा, इसलिए इसे छोड़ दो. बाकी यू नो व्हाट रिफ्लेक्सिविटी इज, यू नो व्हाट ट्रायंगुलेशन इज. फिर ऑफकोर्स ये टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव होगा. देखो पहली बात, मुझे इतना लेंथी डेटा कलेक्शन करना है, मुझे डिटेल इंटरव्यूज लेने हैं, मुझे थिक डिस्क्रिप्शन जैसी चीज़ें करनी है, तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. प्लस रिसोर्स डिमांड्स. अब रिसोर्स डिमांड्स क्यों, क्योंकि आई नीड टू बी वेरी गुड विद माई, आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी, जो कि इस रिसोर्स को कलेक्ट करेंगे, फिर इस रिसोर्स को एनालाइज करेंगे. सो दैट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस. देन इंटरप्रिटेशन के चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि अब एक ही डेटा है और ये सब्जेक्टिव डेटा है तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और रिसर्चर का इन्फ्लुएंस आ सकता है इस चीज़ पे, क्योंकि मेरे खुद के भी कुछ बायस होंगे और जब मैं इसे इंटरप्रेट करूंगी तो मैं इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकती हूँ. देन ऑफ कोर्स एथिकल कंसिडरेशंस. अब ये कंसिडरेशन तुमको पता है, वी नीड नॉट गो इनटू इट अगेन. द अनदर कंसर्न इज, इसका जो लिमिटेशन होता है, एस्टैब्लिशिंग ट्रस्टवर्दीनेस. देखो व्हेन आई एम डूइंग अ क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्चर और जो रिसर्च द ऑब्जर्वर एंड रिसर्चर के बीच में एक कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, एक डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए. तभी जाके रिसर्च जो होती है उसका डेटा क्रेडिबल माना जा सकता है. क्योंकि क्रेडिबिलिटी वैसे मैं कैसे ला सकती हूँ, इफ़ आई वांट टू बिंग बोलते ना इसका क्रेडिट स्कोर हाई है, वो कैसे हाई होता है, इफ़ आई इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इफ़ आई मेंटेन अ क्लियर ऑडिट ट्रेल. ठीक है, तभी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना. तो बस इसके अंदर भी यही होता है कि मैं अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जा रही हूँ,
आई एम एम्प्लॉइंग ट्राइंगुलेशन टेक्निक्स, जिससे मेरा जो डेटा है वो काफ़ी एनरिच्ड और काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव आ रहा है. सो दैट विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ माई डेटा. ट्रांसफरेबिलिटी क्या हुआ कि रिसर्चर्स को ज़रूरत होती है कि वो सफिशिएंट कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे कि अगर मुझे ये डेटा किसी और जगह यूज़ करना हो तो आई नो कि जो मैंने रिसर्च करी थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में करी थी, और अगर मुझे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में से लगाना हो तो आई नो द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग दिस रिसर्च इन अदर प्लेसेस. डिपेंडेबिलिटी. अब रिसर्चर्स को ज़रूरत है कि वो जो अपना पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, जिस भी डिसीजन पे वो आए, दे डॉक्यूमेंटेड कम्प्लीटली, और उसके बाद उसको इवैल्यूएट भी करवाएं, पीयर रिव्यू करवाएं. इससे क्या है, उससे पता चले कि डिपेंडेबल है या नहीं. देन ऑफकोर्स कन्फर्मेबिलिटी. रिसर्चर्स शुड स्ट्राइव फॉर कन्फर्मेबिलिटी. कैसे? वही चीज़ ऑडिट ट्रेल रखो, एंगेज करो रिफ्लेक्सिविटी में, जिससे कि तुम्हारे बायसेस एड्रेस हो पाए. नेक्स्ट कंसर्न इज डेटा कलेक्शन एनालिसिस. अब डेटा कलेक्शन एनालिसिस भी क्यों कंसर्न है? क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव मेथड में डेटा कलेक्शन बहुत बड़ा इशू होता है. पहला इशू है पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट का. देखो, अब जो मैं पार्टिसिपेंट्स ले रही हूँ वो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होना चाहिए. ठीक है, दैट कैन बी चैलेंजिंग. सेकेंड थिंग इज डेटा सैचुरेशन. अब पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है जिसपे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा डेटा जो है वो सैचुरेट हो चुका है, अब अगर मैं नया डेटा लूँगी तो मुझे कोई सिग्निफिकेंट इंसाइट नहीं देगा. वो भी सब्जेक्टिव होता है. तो डेटा सैचुरेशन डिटरमाइन करना इज ऑल्सो, मैंने बोल तो दिया थियोरेटिकल सैम्पलिंग इज थियोरेटिकल सैचुरेशन इज अ सोल्यूशन. पर थियोरेटिकल सैचुरेशन कब होगा, तुम कब मानोगे कि डेटा सैचुरेशन क्या है, वो इटसेल्फ इज सब्जेक्टिव. वो रिसर्चर का जजमेंट रिक्वायर्ड होता है कि हाँ, एट दिस पॉइंट दिस विल कॉज सैचुरेशन ओनली. ठीक है. देन डेटा एनालिसिस. इंटरप्रिटेशन जब प्रॉब्लम है तो डेटा एनालाइज करना इतना बड़ा सारा, वो भी एक टफ जॉब है. अब इसको स्ट्रैटेजी क्या एड्रेस करने की, सिमिलर स्ट्रैटेजीज वी हैव डन दिस, यू कैन रीड थ्रू इट. अब ये सारी लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या है? थिक डिस्क्रिप्शन वी हैव डन, ट्राइंगुलेशन वी नो, रिफ्लेक्सिविटी वी नो, सैचुरेशन वी नो. मेंबर चेकिंग बचता है. मेंबर चेकिंग क्या होता है ये बता देती हूँ. देखो, मेंबर चेकिंग क्या होता है? बेसिकली आई एम आस्किंग फॉर फीडबैक. यही है मेंबर चेकिंग, और कुछ नहीं है. हाउ एम आई आस्किंग फॉर फीडबैक? भाई मैं ये देख रही हूँ कि जो भी मैंने तुमसे पूछा है वो, अगर सपोज करो मैंने तुमसे इंटरव्यू लिया, उसके बाद मैंने तुमको ही पढ़ा दी मेरी ट्रांसक्रिप्ट, जो भी तुमने बोला मैंने लिखा, मैंने तुम्हें पढ़ा दी, मैंने पूछा मैंने एक्यूरेटली लिखा है क्या, या फिर तुम कुछ और कहना चाह रहे थे और मैं कुछ और समझ गई और मैंने कुछ और लिख दिया. बस इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा बढ़ जाती है. ठीक है. प्लस वी हैव अ बेटर एंड रिलायबल डेटा. सो वी आर डन विद द लिमिटेशंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स. लेट्स मूव ऑन to the synergy and contrast of quantitative and qualitative methods. देखो, अब हमने जो भी पढ़ा है इससे हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये चैप्टर जो है इन जनरल काफ़ी ईजी है. जस्ट सीम्स बिकॉज इट्स न्यू टू यू, ऐसा लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि क्या है, क्या वर्ड्स है, ट्राइंगुलेशन, ये सारे वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं. बट वंस यू रेड दिस यू रियलाइज कि कितना ईजी है. देखो, मुझे बहुत पहले किसी दोस्त ने कहा था, एंड आई विल रिपीट टू यू, सोशियोलॉजी ना बिल्कुल घर घर की बात है. इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी को हम लार्ज स्केल या ग्लोबल स्केल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. बट जस्ट इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, बोलो यार कि सोशियोलॉजी घर घर की बात है. हर घर की कहानी सोशियोलॉजी है. तुमने सोशियोलॉजी को बचपन से होते हुए देखा है. सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. इसको डिफिकल्ट बनाओ मत अपने दिमाग में. डोंट गेट स्कैर्ड बाय द वर्ड्स. अब सिनर्जी क्या होता है? बेसिकली मुझे देखना है इंटीग्रेशन दोनों अप्रोचेस का. इंटीग्रेशन देखते हैं. अब इंटीग्रेशन करना क्यों ज़रूरी है वो तुम्हें पता है. लिमिटेशंस थी क्वालिटेटिव मेथड की भी और क्वांटिटेटिव मेथड की भी. अब इसका इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, कैसे करोगे इंटीग्रेट? ट्राइंगुलेशन पढ़ चुके हैं हम, अब ये मैं दोबारा नहीं पढ़ रही. इसका थिंकर याद रख लो, डेंजन. देन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी इससे. थ्योरी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, राइट? अब ये भी मैं बता चुकी हूँ कैसे थ्योरी डेवलपमेंट होती है इससे. देन कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ डेटा, दोनों तरीके का डेटा मिल जाएगा. सो देयर विल बी अ कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ डेटा. मिक्स मेथड डिजाइंस, एडवांसिंग वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग. And then I have mentioned thinkers and scholars. John Creswell, Patricia Hill Collins. You know what Collins will say. Collins being a feminist, you know what she's going to say now. ये हम कर चुके हैं बहुत बार, तो I'm not going to repeat this. John Creswell मैंने एक और thinker mention कर दिया, who also talk about taking a integrative approach when we are talking about qualitative and quantitative methods. तो इनके नाम जो है तुमने अगर याद कर लिए, because it's so easy to remember. अभी क्या बोल रहे हैं वो सेम चीज़ ही बोल रहे होंगे. हर जना सेम चीज़ ही बोलता है, बस उसका थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. अगर थियरी हो तो थियरी याद रख लो, बुक हो तो बुक याद रख लो, और जहाँ नाम याद रह जाए वहाँ नाम याद रख लो. एंड मेंशन इट इन योर आंसर्स. अब कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है? बेसिकली डिफरेंस. डिफरेंस क्या है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच में?
देखो वैसे तो तुम खुद ही फिगर आउट कर सकते हो, मैंने इतने से डिफरेंस इसलिए दिए हैं कि अगर नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो तो कितना आसान है फिगर आउट करना है बताने के लिए। पहला हो गया ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल डिफरेंसेस। ओ माय गॉड, वर्ड्स ऐसे यूज़ कर लिए, क्या होता है ये भाई? बहुत आसान है, कुछ नहीं, हमको देखना है अंडरलाइंग आइडिया क्या है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है कि कोई भी चीज़ हम जो भी सपोज करो मेथड है, जैसे क्वालिटेटिव मेथड है, उसकी कोई अंडरलाइंग आइडियोलॉजी होगी, कोई अंडरलाइंग आइडिया होगा जिस पे वो बेस्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली वी आर चेकिंग द नेचर ऑफ इट्स रियलिटी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं पहली चीज़ उसके अंदर व्हाट वी टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव मेथड, तो उसके अंदर सब्जेक्टिविटी आएगी, और क्वांटिटेटिव मेथड वो ऑब्जेक्टिव होगा। नेचर ऑफ रियलिटी क्या हुई? नेचर ऑफ रियलिटी हुई कि अब सोचो कि ये कहाँ से आ रहा है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या हुई, किस तरीके का नेचर होगा? पॉजिटिविस्ट होगा, राइट। और क्वालिटेटिव रिसर्च का किस तरीके का नेचर होगा? इंटरप्रेटिविस्ट होगा। अब पॉजिटिविस्ट के बारे में 2 लाइन लिख दो, इंटरप्रेटिविस्ट के बारे में 2 लाइन लिख दो एंड यू आर सेट। दिस इज द पॉइंट। उसके बाद मेथडोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, राइट। मेथडोलॉजिकल डिफरेंस देखो तो पहले डेटा कलेक्शन टेक्निक्स में डिफरेंस होगा। अब इसके अंदर क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वालिटेटिव में क्या है, यू कैन डू दिस। डेटा एनालाइज कैसे कर रहे हो, इसमें डिफरेंस होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च किस तरीके का करेगी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेगी। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करेगी, वो इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस करेगी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड। सैम्पलिंग मेथड्स, अब सैम्पलिंग मेथड्स भी अलग अलग होंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूजली तुम रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे। अब सैम्पलिंग डिटेल में क्या है वो हम आगे भी करेंगे, ठीक है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में तुम, मैंने पढ़ाया ही था, थियोरेटिकल सैम्पलिंग करते हो, दैट इज टू एड्रेस द लिमिटेशंस, राइट। तो थियोरेटिकल सैम्पलिंग करोगे। और भी 100 तरीके के पैटर्न्स, अगर तुमको डेफिनेशन पता है, तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, यू कैन डिफरेंशिएट डिटेल में। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि यू नीड नॉट मग अप ईच एंड एवरी लाइन, दैट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। और प्लस थोड़ा बहुत तो ब्रेन सेल्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम हर चीज़ रटने बैठ गए और अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जो तुमने चीज़ें रटी थी उसमें से नहीं था, तो कैसे करोगे? यू नीड टू नो हाउ टू इंटरकनेक्ट। व्हेन यू आर गुड विद द कॉन्सेप्ट्स, हर चीज़ रटने का जरूरत है ही नहीं। चलो, we are just done, we are on the PYQs now. That was fast, right? चलो PYQs देख लेते हैं। पहला PYQ है 2022 का, हाउ डू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स सप्लीमेंट ईच अदर इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। ये इंटीग्रेशन ही तो पूछ रहा है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन। 2018, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द एक्सप्लेनेटरी एंड द एक्सप्लोरेटरी डिजाइंस ऑफ सोशल रिसर्च। अब लो, ऐसी चीज़ तो मैंने पढ़ाई नहीं, क्या है एक्सप्लेनेटरी, क्या है एक्सप्लोरेटरी, तो मैंने बताया ही नहीं। खुद दिमाग लगाओ, एक्सप्लेन कर रहा है तो क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। एक्सप्लोरेटरी कर रहा है तो क्या होगा, ये चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है किसी चीज़ को। यहाँ पे इंड्यूसिव अप्रोच थी, यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच थी, इंडक्टिव अप्रोच थी, यहाँ पे इंड्यूसिव क्या बोल रहे हो, इंडक्टिव अप्रोच थी एंड देन डिडक्टिव अप्रोच। तो एक्सप्लोरेटरी इज द इंडक्टिव अप्रोच। हम यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा अक्कल लगाओ, you'll get it। 2017 का देखते हैं, एग्जामिन एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। अब एपिस्टेमोलॉजी बोल दिया, फिर से लगेगा यार क्या बोल रहा है, अब तुम्हें पता है एपिस्टेमोलॉजिकल क्या होता है, तो कहीं पर भी आ जाए एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन बताने, तुमको बेसिकली उसकी अंडरलाइंग आइडियोलॉजी या थ्योरी बतानी है। 2016 का क्वेश्चन देखते हैं, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड इन सोशल रिसर्च। तुमको एनालाइज करना है द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड इन सोशल रिसर्च, ये तो हमने टॉपिक ही करा हुआ है, डन। 2013, लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड, डन। 2011, सब्जेक्टिव मेथड इन सोशल रिसर्च। सब्जेक्टिव मेथड क्या हुआ, अब डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन पता है ना सब्जेक्टिव कौन सा है, क्वालिटेटिव मेथड, यही बताना है। 2010 का, राइट शॉर्ट नोट ऑन नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक मेथड्स, इस पे आते हैं हम, रुक जाओ। देन 1988 का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बताया था मैंने, बिफोर आफ्टर, ये कहाँ पर आ रहा था, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किधर आ रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। वैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और डिटेल में हम पढ़ेंगे, और वैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहीं पर भी एक एक्सपेरिमेंटल का डिजाइन तो कुछ हो गई, तो दोनों के अंदर आ सकता है, बोथ इन क्वांट एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा यहाँ से नहीं होगा, इसका कुछ पार्ट बाद में होगा, बट आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 1988 का क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आते नहीं है इस तरीके की कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तरीके के अब नहीं आते हैं, बट आई नीड यू टू अटेम्प्ट दिस, बिकॉज मुझे देखना है कि तुम इसमें कितना अक्कल लगा सकते हो कि क्या लिख सकते हो इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। अनदर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इज, रुक जाओ मैं बताती हूँ उनमें से कौन सा एक और करना है। यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैंने ये तो बता दिया कि इसकी एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन बतानी है क्वालिटेटिव मेथड की, और तुमको ये बताया कि इंटरप्रेटिविज्म लगाना है, पर तुम करोगे क्या इसके अंदर, मुझे वो देखना है। हाउ डू यू यूज योर ब्रेन टू राइट ए प्रॉपर आंसर। अगर तुमने
एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पढ़ा हो तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट हियर? आई वॉन्ट टू फिगर दैट आउट, आई वॉन्ट टू सी। और कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके आंसर, या टेलीग्राम ग्रुप पे तुम लोग इसको अपना, अगर तुम लिखते हो तो स्कैन करके आंसर भेज दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ यू राइट इट। कुछ आंसर्स को मैं रिव्यू करूँगी, ठीक है। देन वी टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन मेजरिंग एटीट्यूड्स, ठीक है। अब जब मैं इसकी बात कर रही हूँ ना, दिस क्वेश्चन, द टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन मेजरिंग एटीट्यूड्स, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ का नहीं है। ये क्वेश्चन हम आगे भी पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में। लेकिन अगर मुझे एटीट्यूड मेजर करना है तो उसके अंदर टेक्निक्स क्या एम्प्लॉय कर सकती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड से भी लिख सकती थी। दैट इज़ वाई आई पुट इट हियर, कि अगर तुम सोच, कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में तो कुछ सोच पा रहे हो क्या? अभी क्वेश्चन एक्चुअली इधर का है ही नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू सी कि अगर तुम्हारे दिमाग एकदम ब्लैंक हो रहा है तो व्हाट कैन, अगर इफ आई एम ट्राइंग टू मेजर द एटीट्यूड, सपोज करो मैंने रेस की तरफ किसी का एटीट्यूड मेजर करना है, तो मैं किस तरीके से मेजर करूंगी? व्हाट कैन बी द टेक्निक्स दैट आई एम्प्लॉय? अब टेक्निक्स भी तुमको सारी पता है डेटा कलेक्शन की। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में तुमने पढ़ा है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, तुमने पढ़ा है केस स्टडी मेथड, तुमने पता है आर्काइवल मेथड, तुमने पढ़ा है सर्वे मेथड। थिंक कि मैं इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स लगा सकती हूँ व्हेन आई एम मेजरिंग एटीट्यूड। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, लाइकर्ट स्केल एंड बोगार्डे सोशल डिस्टेंस स्केल, पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम इसे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बट बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड, दिस इज अ डायरेक्ट आंसर टू दिस। इस पे पहले तो जो ये क्वेश्चन आया था एंड देन अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस वाज आस्क्ड, तो रिपीटेशन था क्वेश्चन का, बट दिस इज 1986, ठीक है। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। लाइकर्ट स्केल क्या होता है? बेसिकली इट मेजर्स एटीट्यूड्स, ओपिनियंस एंड परसेप्शंस ऑन ए कंटिन्यूम। इट एनालाइजेज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इट इज़ डन बाय कंडक्टिंग सोशल सर्विस एंड रिसर्च। तो बस मैं क्या देख रही हूँ इसके अंदर? मैं एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन देख रही हूँ और मैं क्लाइमेट देख रही हूँ उस जगह का जहाँ पर एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, एंड आई एम मेजरिंग देयर एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, ठीक है, ऑन ए कंटिन्यूम, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो रही है, ठीक है। ईजी है, यही है लाइकर्ट स्केल। बोगार्डे सोशल डिस्टेंस स्केल क्या है? आई एम मेजरिंग द सोशल डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट रेश। अब देखो इसके अंदर भी बेसिकली टेक्निक तो यही है ना, सोशल सर्विस एंड रिसर्च। लाइकर्ट स्केल मैंने एग्जाम्पल में डाल भी दिया अगर इसके अंदर, तो टेक्निक वो सोशल सर्विस एंड रिसर्च, राइट? ये हम पढ़ चुके हैं ना, सोशल सर्वे यूज कर सकते हो, सर्वे मेथड, ठीक है। अब इसका देखते हैं, व्हाट इज द बोगार्डे सोशल डिस्टेंस स्केल? बोल ही रखा है सोशल डिस्टेंस स्केल है। यू आर मेजरिंग द सोशल डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स, ठीक है। यू आर असेसिंग कि क्या, यू आर असेसिंग द प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। मैं इंटर ग्रुप रिलेशंस को एनालाइज कर रही हूँ कि डिफरेंट रेसेस की क्या, किस तरीके के रिलेशन शेयर करते हैं, एंड आई एम एनालाइजिंग असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, कितना असिमिलेशन और इंटीग्रेशन दोनों ग्रुप्स में है। दैट इज इट, वी आर डन। वी वर लेफ्ट विद वन क्वेश्चन, 2010 का था। यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक मेथड्स। अब देखो, ये वर्ड्स का तुमको मतलब पता हो, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, पर अगर तुमने कहीं ये वर्ड भी सुना है, इडियोसिंक्रेसीज, इडियो वर्ड से अगर मुझे पता है कि मुझे लग रहा है कि आई हैव टू राइट, अगर मुझे इडियो का भी मतलब पता होता ना, इफ आई न्यू द मीनिंग ऑफ इडियो और द रूट वर्ड इज इडियो हियर, ठीक है, अगर मुझे पता होता तो आई कुड हैव फिगर्ड आउट व्हाट आई वांट टू राइट। इडियो का कहीं से भी अगर तुमको और कुछ याद नहीं आया ना, तो समझ लो इडियो इज अबाउट सब्जेक्टिव, इडियोसिंक्रेसीज, हर इंसान के अलग अलग होती है, क्वर्क जो होते हैं ना, हर इंसान के अलग होते हैं। तो इफ आई हैव टू राइट अबाउट दिस इज बेसिकली द सब्जेक्टिव मेथड एंड दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव मेथड। नोमोथेटिक क्या होता है? इट सीक्स टू एस्टैब्लिश जनरल लॉज ऑफ प्रिंसिपल। जनरल कहाँ आता है? क्वांटिटेटिव मेथड में। जनरलाइजेशन वही होता है दैट अप्लाई यूनिवर्सली टू सोशल फिनोमेना। यहाँ पे तुम पॉजिटिविज्म की बात ही कर सकते हो और क्वांटिटेटिव मेथड्स की भी बात कर सकते हो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इडियोग्राफिक मेथड्स, वी कैन टॉक अबाउट इंटरप्रेटिविज्म as a theory, and then we can talk about different interpretivist methods plus the subjective qualitative methods that we have read. और वही करना है, we have to write a short note on this. That is it. यही था, and we are done with this. So in the next class we'll continue with part B. I know part A थोड़ा लंबा लग रहा है, पर मैंने दिखाया है तुम्हें कि रिविजन करना बहुत आसान है and it's not a difficult job. I have faith in you. Just keep grinding, keep going, you will get through. And sociology, दोबारा से मेरे साथ रिपीट करो, sociology तो घर घर की बात है। चलो, see you in the next class. Bye bye.